गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप टैक्स इनवॉइसेस इशू करते हैं जिसके बेसिस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, उसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है कि कई केसेस में आप विदाउट टैक्स इनवॉइस भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जो टैक्स इनवॉइसेस के स्पेशल सिचुएशंस है जहां पर टैक्स इनवॉइस के बदले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि सर एक प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही है कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में जो हमारा बैंक अकाउंट है ओडी और सीसी का, ओडी और सीसी के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेट सपोज आपका 2 करोड़ का सीसी चल रहा है तो आपके ऊपर लगभग 2 लाख रुपए का प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो लग जाता है, जिस पे जीएसटी 18% 36,000 रुपए का लगता है। तो इस पर्टिकुलर 36,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस 36,000 रुपए का आप बैंक क्रेडिट बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि आपके ये बिजनेस से रिलेटेड कैश क्रेडिट अकाउंट होगा और उसको आप बिजनेस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आईटीसी तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आईटीसी लेने के लिए सेक्शन 16 के अंदर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन बैंक के साथ समस्या क्या है? बैंक के चार्जेस के साथ समस्या ये है कि हर एक चार्जेस का इनवॉइस जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? अगर टैक्स इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है इस 36,000 रुपए का, तो इसके लिए आपको देखना है रूल 54 टैक्स इनवॉइसेस इन स्पेशल केसेस। ये जितने रूल्स हैं, ये जितने आपको चीजें दिख रही हैं जीएसटी के अंदर सेक्शंस और रूल्स, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं अपने जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप जीएसटी के हर एक सेक्शन प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उससे इम्प्लीमेंट जो है वो कर पाएंगे। तो ये रूल 54 जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें क्या बातें बताई गई। इस रूल 54 के अंदर एक पर्टिकुलर रूल है, रूल नंबर 2। ये कहता है वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इंश्योरर है, यह एक बैंकिंग कंपनी है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही क्यों ना हो, यानी कि बैंक्स जो है वो इसके अंदर सम्मिलित कर दी गई है और वो आपको कोई सर्विस दे रही है जो टैक्सेबल है। अब जो प्रोसेसिंग चार्जेस वो आपसे ले रही है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ले रही है, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वो टैक्स चार्ज करेगा बैंक 18% वो आपको मिलेगा। उसके इनवॉइस के रिस्पेक्ट में क्या बात है वो देख लीजिए। द सेड सप्लायर यानी कि बैंकिंग कंपनी जिसने आपके प्रोसेसिंग चार्जेस सप्लायर में इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। बेसिकली जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस है, छोटे छोटे चार्जेस को इकट्ठा करके एक बार आप बना सकते हैं, या फिर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयर ऑफ, यानी कि आप टैक्स इनवॉइस के अलावे भी आप कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो भी इशू कर सकते हैं। तो आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस जो है वो यहां पर बनाने की जरूरत नहीं होगी। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं उसके बदले, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, चाहे आप उसे कोई भी नाम दे दे। फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ड्यूरिंग अ मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, एक महीने में जो चार्जेस लगा जिस महीने, उस महीने की आखिरी में आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी नाम से दे दीजिए, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप एज अ परचेजर उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आईटीसी ले पाएंगे। और उसका इशुएंस का तरीका क्या होगा, वेदर इशूड और मेड अवेलेबल, चाहे वो डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाए या आपको अवेलेबल करवा दिया जाए फिजिकली या फिर
इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आपको ईमेल पे भी भेजा जा सकता है, आपको फिजिकली भी आप जा करके ले सकते हैं। वेदर और नॉट सीरियली नंबर्ड, सीरियल नंबर होना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है। टैक्स इनवॉइस अगर होगा तो वो सीरियली नंबर्ड होगा। ये टैक्स इनवॉइस की जगह पर जो डॉक्यूमेंट आएगा वो सीरियली नंबर्ड भी नहीं होना चाहिए। एंड वेदर और नॉट containing the address of the recipient of taxable service but containing other information as mentioned under rule 46, यानी कि रूल 46 के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई गई है, नाम वगैरह, वो आप डाल सकते हैं, एड्रेस की जरूरत नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो आप दे सकते हैं इन लिeu ऑफ इनवॉइस, वो क्या है? वो आप बैंक के केस में बैंक स्टेटमेंट्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपके बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, इन बैंक स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप चार्जेस के ऊपर जो जीएसटी आपका लग जाता है, उस बैंक चार्जेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं इसके इनवॉइसेस तो बैंक वाले इशू करेंगे ही करेंगे, होता क्या है वो समय पे नहीं हो पाता है, वो कभी बाद में आता है, कभी मेल में आता है, आपको पता नहीं लगता है। तो अगर आपको 2B के साथ उसका इनवॉइस नंबर अगर आपको मालूम चल जाता है तो आप स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर डाल करके भी बैंक से उसका इनवॉइस जो है वो निकाल सकते हैं, अगर आपके 2B में वो डेटा अपलोड हुआ है, क्योंकि सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो है अपलोड तो वो करेंगे ही, लेकिन एक मीन टाइम के लिए आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट चाहे किसी भी नाम से आप बुला लीजिए, तो आप उसे बैंक स्टेटमेंट के नाम से बुला सकते हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बैंक चार्जेस के केस में ले सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा केस बनता है वो क्या बनता है? वो आपका बनता है अगर आप एक जीटीए है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में सप्लाई जो कर रहा है सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए लागू होगा। इसके लिए सप्लायर को इशू करना होगा टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयरऑफ, उस टैक्स इनवॉइस के बदले कोई भी और एक डॉक्यूमेंट वो इशू कर दे, चाहे किसी भी नाम से आप उसे बुला लीजिए, कंटेनिंग द ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट। टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, आप कोई भी एक पेपर बना लीजिए किसी भी नाम से जिसमें कंसाइनमेंट की वजन आप लिख दीजिए, नेम ऑफ द कंसाइनर मेंशन कर दीजिए, कंसाइनी का नाम मेंशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कैरेज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिए, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड वो डाल दीजिए, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहां से माल उठा, कहां माल जाकर के डिलीवर होना है उसकी डिटेल्स डाल दीजिए, जीएसटी नंबर ऑफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स वेदर एज अ कंसाइनर और कंसाइनमेंट जो है, ये सारी चीजें डाल करके भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और उस इनवॉइस का जो क्रेडिट है, उस इनवॉइस के बेसिस पे जो रेसिपिएंट है वो फर्दर क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसमें टैक्स इनवॉइस के बजाय आपके पास जो बिल्टी आती है या कंसाइनमेंट नोट आती है जिसमें ये सारे डिटेल्स मेंटेन्ड होते हैं, तो आप कंसाइनमेंट नोट और बिल्टी के बेसिस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो ले लेंगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको बिना इनवॉइस के भी आईटीसी का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी मैगजीन की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।